मैंने तो अपने पूरे होशो हवास में मन प्राण से उसे पत्नी स्वीकारा है। ट्रेन ट्रेन फोन की घंटी बजती जा रही थी, मगर इससे बेखबर आलोक टीवी पर विश्व कप फुटबॉल मैच संबंधी समाचार सुनने में व्यस्त थे। तब मैं बच्चों का नाश्ता पैक करती हुई उन पर झुझला पड़ी। अरे बाबा, जरा फोन तो अटेंड कर लो, मैं फ्री नहीं हूँ। ये समाचार तो दिन में न जाने कितनी बार दोहराए जाएंगे। आलोक चौंकते हुए उठे और अपनी स्टाइल में फोन रिसीव किया। हेलो आलोक, एट दिस एंड। स्कूल जाते नेहा और अतुल को छोड़ने में बाहर की ओर चल पड़ी। दोनों को रिक्शे में बिठा कर लौटी तो देखा आलोक किसी से बात करने में जुटे थे। मुझे देखते ही बोले, रंजू तुम्हारा फोन है, कोई मिस्टर अनुराग है जो सिर्फ तुमसे बात करने को बेताब है। कहकर उन्होंने रिसीवर मुझे थमा दिया और खुद अपने छोटे समाचारों की ओर दौड़ पड़े। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कौन अनुराग है जिसे मैं नहीं जानती हूँ, पर बात तो करनी ही थी, सो बोल पड़ी। हेलो, मैं रंजू बोल रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं अनुराग, पहचाना मुझे? जरा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, इतनी जल्दी भुला दिया मुझे? फोन करने वाला जब अपना परिचय ला दे कर मजाक करने लगे और पहेलियाँ बुझाने लगे तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है, पर आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। इसलिए अपनी वाणी पर अंकुश लगाती हुई मैं बोली, माफ़ कीजिएगा, अब भी मैं आपको पहचान नहीं पाई। मेरी प्यारी बहना, अपने सौरभ भाई की आवाज़ भी तुम पहचान नहीं पाओगी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। सौरभ भाई, आप? वाह, तो मुझे उल्लू बनाने के लिए अपना नाम अनुराग बता रहे थे? खुशी से मैं इतनी जोर से चीखी कि आलोक घबरा कर मेरे पास दौड़े चले आए। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चीखी? कहीं छिपकली दिख गई क्या? मैं इनकार में सिर हिलाती हुई हंस पड़ी, क्योंकि छिपकली देखकर भी मैं डर के मारे हमेशा चीख पड़ती हूँ। फिर रिसीवर वे माउथपीस पर हाथ रखकर बोली, जरा रुकिए, अभी आकर बताती हूँ। तो आलोक लौट गए। हाँ बताइए भाई, इतने दिनों बाद बहन की याद आई। कब आए आप सिंगापुर से? बाकी लोग कैसे हैं? मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। फिलहाल किसी के बारे में मुझे कोई खबर नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। इसलिए भारत आने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुमसे मिलने मैं कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पूरे 2 दिन तुम्हारे बारे में होना पड़ेगा, इसलिए कमर कस कर तैयार हो जाओ। बाकी बातें आप तुम्हारे घर पर ही होगी। बाय। इतना कहकर भाई ने फोन काट दिया। सौरभ भाई कल सच में हमारे घर आने वाले हैं, सोचकर मैं खुशी से झूम उठी। 10 साल हो गए थे उन्हें देखे। आखिरी बार उन्हें अपनी शादी के वक्त देखा था, अपने माता पिता की मैं अकेली संतान। पर दोनों चचेरे भाई सौरभ और सौभिक मुझ पर इतना प्यार लुटाते थे कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा अपना कोई सगा भाई या बहन नहीं है। काका काकी की तो मैं वैसे भी लाडली थी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम भुवनेश्वर में रहते थे और काका का परिवार पूरे में हमारा लगभग हर हफ्ते ही एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता था। इसलिए 60 से 65 किलोमीटर की दूरी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी सौभिक भाई से उतनी नहीं पड़ती थी जितनी सौरभ भाई से। मेरे प्यारे और चहेते भैया तो सौरभ भाई ही थे। उनके अलावा समुद्र का आकर्षण ही था जो प्रत्येक सप्ताह मुझे पुणे खींच लाता था। उन दिनों में दर्शन शास्त्र में MBA कर रही थी, इसलिए सौरभ भाई की जीवन दर्शन की गहरी बातें मुझे अच्छी लगती थी। एक दिन वह कहने लगे, रज्जू अपने भाई की एक बात गांठ बांध लो, गलती स्वीकार
करने में ही समझदारी होती है। जीवन कोई कोर्ट नहीं है जहाँ कभी कभी गलत बात को भी तर्क द्वारा सही साबित कर दिया जाता है। मैं उनका मुंह ताकती रह गई तो वह आगे बोले, तुम शायद ठीक से मेरी बात समझ नहीं पाई। ठीक है, इस बात को मैं तुम्हें फिल्मी भाषा में समझाता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम आनंद फिल्म का जिक्र कर रही थी। मैंने भी देख रखी है यह फिल्म। इसके एक सीन में जब आफ्ताब रमेश देव से पूछता है कि तुमने क्यों उस धनी सेठ को कोई बीमारी न होते हुए भी छोटी मोटी महंगी गोली देकर एक मोटी रकम छटक ली, तो इस पर रमेश देव कहते हैं कि अगर ऐसे धनी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मैं पैसे नहीं लूँगा तो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कैसे करूँगा। एक नज़र में रमेश देव का यह तर्क सही भी लगता है, परंतु सच्चाई की कसौटी पर परखा जाए तो क्या वह गलत नहीं था। अगर किसी गरीब की वह मदद करना चाहता था तो अपनी ओर से जितना हो सके करनी चाहिए थी। इसके लिए किसी अमीर को लूटना ना तो न्याय संगत है और ना ही तर्क संगत। इसलिए ज्ञानी पुरुष गलत बात को सही साबित करने के लिए तर्क नहीं दिया करते, बल्कि उस भूल को सुधारने का प्रयास करते हैं। एक दिन कॉलेज से घर लौटी तो माँ एक खुशखबरी के साथ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, सुना तूने तेरे काका का फोन आया था कि कल तेरे सौरभ भाई के लिए लड़की देखने कानपुर चलना है। सौरभ भाई ने कहा है कि उससे हम सब से ज़्यादा तुझ पर भरोसा है कि तू ही उसके लिए सही लड़की तलाश कर सकती है। मुझे अपने आप पर राज हो आया कि मेरे भाई को मुझ पर कितना यकीन है। दूसरे दिन सौरभ भाई और सौभिक भाई के अलावा हम सब कानपुर पहुँचे तो मैं बहुत खुश थी। हम सभी को लड़की पसंद आ गई। हाँ, उसकी उम्र ज़रूर मेरी माँ और काकी के विचार से कुछ ज़्यादा थी, पर आजकल 27 साल में शादी करना कोई ख़ास बात नहीं होती। फिर उसे देखकर कोई 22 से 23 से ज़्यादा की नहीं समझ सकता था। बैठक में सबको चाय नाश्ता देने और थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद जब भाभी अंदर जाने लगी तो काकी ने मुझसे कहा, रंजू तू अंदर जाकर संगीता के साथ बातें कर, यहाँ बड़ों के बीच बैठकर बोर हो जाओगी। फिर हमें तो कुछ उनसे पूछना ही नहीं। मैं भी भाभी के साथ बात करना चाहती थी, इसलिए अंदर चली गई। तभी उनके घर में भी भाभी के बचपन से काम करने वाली आया। कमली ने उन्हें एक टेबलेट खाने को दी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही कमली बोली, शायद घबराहट के मारे बेबी के सिर में कुछ दर्द सा होने लगा है। आप तो समझ ही सकती हैं क्योंकि आप भी लड़की हैं। इस पर मैं बोली, मैं समझ सकती हूँ, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सबको भाभी पहले ही पसंद आ चुकी है। भाभी ने तब तलक सुर में कहा था, पसंद तो सभी करते हैं पर शादी कोई नहीं। पर हम तो आज सगाई भी करके जाने वाले हैं। मुझे लगा कि पहले कोई रिश्ता नहीं हो पाया होगा, इसलिए भाभी ऐसे बोल रही है। फिर सगाई करके लौटे ही थे। इसके 10 दिन बाद सौरभ भाई के पास एक गुमनाम फोन आया कि जिस लड़की से आप शादी करने जा रही हैं वह एक गिरी हुई चरित्र की लड़की है। अपने स्वभाव के मुताबिक सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करते हुए भाई ने फ़ोन करने वाले से सख्त लहजे में कहा, आपको इस विषय में चुकिता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके चरित्र के विषय में मुझे सब पता है।
करीब 1 महीने बाद धूमधाम से हम सब संगीता भाभी को दुल्हन बनाकर घर ले आए। उसके साथ दहेज में कमली भी आई थी। हमारे घर वालों ने सोचा ससुराल में भाभी को ज़्यादा परेशान ना हो, इस वजह से उनके मायके वालों ने उसे साथ भेजा है। सौरभ भाई खूबसूरत दुल्हन पाकर बहुत खुश थे। दुल्हन पसंद करने के एवज में मैंने उनसे लॉकेट समेत सोने की खूबसूरत एक चैन और कानों की बालियां मांगी थी, जो शादी के दिन ही उन्होंने मुझे दे दी थी। अगले दिन जब मैं फूलों का गजरा देने भाभी के कमरे की ओर जा रही थी तो मैंने सौभिक भाई को छिपकर भाभी के कमरे में झांकते हुए देखा। मैंने उत्सुकता बस घूमकर दूसरी ओर की खिड़की के कमरे के अंदर देखा तो दंग रह गई। भाभी सिर्फ साया और ब्लाउज पहन घुटने मोड़कर पलंग पर बैठी थी। साया भी घुटने तक चढ़ा हुआ था, जिसमें गोरी पिंडलियां छिले हुए केले के तने जैसी उजली और सुंदर लग रही थी। उनके गीले केशों से टपकते हुए पानी से पीछे ब्लाउज भी गीला हो रहा था। उस पर गहरे गले का ब्लाउज पौष्टिक उभारों को ढकने के लिए अब यति लग रहा था। इस दशा में वह साक्षात कामदेव की रति लग रही थी। सहसा ही मैं स्वप्न लोक की दुनिया से यथायात के धरातल पर लौट आई। फिर सधे कदमों से जाकर पीछे से सौभिक भाई की पीठ थपथपा दी और अनजान सी बनती हुई बोली, भाई तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बाहर काका तुम्हें तलाश रहे हैं। सौभिक भाई बुरी तरह से झेप गए। बोले, वो मैं सौरभ भाई को ढूंढ रहा था। वह मुझे से नजरें चुराते हुए बिजली की गति से वहाँ से चले गए। मैं गजरे की थाली लिए भाभी के कमरे के अंदर पहुंची। यह क्या भाभी, इस तरह क्यों बैठी हो? जल्दी से साड़ी बांध कर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने आसपास के लोग आते ही होंगे। मुझे नहीं पता साड़ी कैसे बांधी जाती है। कमली मेरे लिए दूध लेने गई है, वही आकर मुझे साड़ी पहनाएगी। भाभी का स्वर एकदम सपाट था। अच्छा लगता है तुम सिर्फ सलवार सूट ही पहनती हो। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि साड़ी कैसे बांधी जाती है। मैं तो कभी कभी घर पर शौकिया साड़ी बांध लेती हूँ। बातें करते हुए मैंने उनकी साड़ी बांधी। फिर केसों को अच्छे से पोंछकर हेयर ड्राई से सुखाकर पौनी बना दी। फिर हेयर पिन से मोगरे का गजरा लगाया और चेहरे का भी पूरा मेकअप कर डाला। सबसे अंत में बाल भरने के बाद जब मैंने उनके माथे पर मांग टीका सजाया तो कुछ पलों तक मैं खुद उस अपूर्व सुंदरी को निहारती रह गई। इतनी देर तक मैं उनसे अकेले ही बात करती रही। उनका चेहरा एकदम निर्विकार था। पूरे श्रृंगार के बावजूद कुछ कमी सी लग रही थी। शायद वह कमी थी भाभी के मुखड़े पर नजर न आने वाली स्वाभाविक लज्जा, क्योंकि यही तो वह आभूषण है जो एक भारतीय दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ऐसा क्यों था मैं तब समझ नहीं पाई थी, परंतु अगली रात को रिसेप्शन पार्टी के वक्त इसका राज खुल गया। वह रात शायद सौरभ भाई के जीवन की सबसे दुख भरी रात थी। उस दिन मौका मिलने पर जब तक मैं सौरभ भाई को भाभी का नाम लेकर छेड़ती थी, रात को रिसेप्शन पार्टी पूरे
सबाब पर थी। दूल्हा दुल्हन को मंडप पे बिठाया गया था। लोग तोहफे और बुके लाकर जब दुल्हन के पास पहुँचते तो इतनी सुंदर दुल्हन देखकर पलक झपकाना भूल जाते। हम सब खुश थे, पर हमारी खुशी पर जल्द ही तुषारपात हो गया। वह पूर्णिमा की रात थी। हर पूर्णिमा को ज्वार भाटे के साथ समुद्र का शोर इतना बढ़ जाता है कि काका के घर तक साफ सुनाई पड़ता। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही शांत समुद्र में इस कदर ज्वाराभाट आ गया हो कि जो हमारे घर के अमन चैन को तबाह और बर्बाद कर डालने पर उतारू हो। मेरे मन में भी शायद समुद्र से कम ज्वालाभाट न थे। अचानक ही दुल्हन बनी भाभी अपने शरीर की हर एक वस्तु को नोच नोच कर फेंकने लगी। फिर पूरे अहाते में चीखती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में किया गया। कमली ने दौड़कर कोई दवा भाभी को खिलाई तो वह धीरे धीरे कुर्सी पर बेहोश सी पड़ गई। तब भाभी को उठाकर कमरे में लिटा दिया गया। फिर तो सभी लोगों ने कमली को कटघरे में लाकर खड़ा किया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने डरते और रोती हुई बताया, पिछले 4 सालों से संगीता बेबी को अचानक दौरे पड़ने शुरू हो गए। रोज़ दवाइयाँ लेने से वह कुछ ठीक रहती है, परंतु अगर किसी कारणवश 10 से 11 दिन तक दवाई नहीं ले तो दौरा पड़ जाता है। यह सब जानकर कौन शादी के लिए तैयार होता, इसलिए इस बारे में कुछ न बताकर यह शादी कर दी गई। मैंने उन्हें बचपन से पाला है, इसलिए मुझे साथ भेज दिया गया ताकि उन्हें समय से दवाई खिला सकूं। सबने सोचा कि नियति ने चाहा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। कहकर कमली फूट फूट कर रोने लगी। काकी तो यह सुनकर बेहोश हो गई। माँ ने उन्हें संभाला। घर के सभी लोग एकदम आक्रोश से भर उठे। इतने बड़े धोखे को कोई कैसे बचा सकता था। तुरंत उनके मायके वालों को फ़ोन कर दिया गया कि आकर अपनी बेटी को ले जाए। सासा ही मैं अपराध बोध से भर उठी थी। जिस भाई ने मुझ पर भरोसा करके मेरी स्वीकृति मात्र से लड़की देखे बिना शादी कर ली, उस भाई का जीवन मेरी वजह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। इसकी टीस रह रहकर मेरे मन मस्तिष्क को विषैले 10 से घायल करती रही और मैं अंदर ही अंदर लुहान होती रही। 2 दिन बाद भाभी के माता पिता आए। हमारे सारे रिश्तेदारों ने उन्हें जितना मुँह उतनी बातें कही। जी भर कर उन्हें लताड़ा फटकारा और वो सिर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। 2 घंटे बाद जब सभी के मन के गुब्बारे निकल गए तो भाभी के पिता सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों का गुस्सा जायज़ है। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे धोखा किया। हम अपनी बेटी को लेकर अभी चले जाएंगे, परंतु जाने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटी कोई जन्म से ऐसी मानसिक रोगी नहीं थी। उसे इस हाल में पहुँचाने वाला आपका यह बेदर्द समाज है। 7 साल पहले एक जमींदार घराने से अच्छे पद पर कार्यरत लड़के के साथ हमने संगीता का रिश्ता तय किया था। सगाई होने तक तो वो यही कहते रहे कि आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जो चाहे दे सकते हैं, हमारी ओर से कोई मांग नहीं है। फिर शादी के 2 दिन पहले इतना ज़्यादा मांग कर बैठे जो किसी भी सूरत में हम पूरी नहीं कर सकते थे। अतः हमने इस रिश्ते को यही ख़त्म कर देना बेहतर समझा, परंतु वो इसे अपना अपमान समझ बैठे और बदला लेने पर उतारू हो गए। चूँकि वो अस्तारिये लोग थे, इसीलिए हमारे घर जो भी रिश्ता लेकर आता उससे संगीता के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें करके रिश्ता तोड़ने लगे। इसके अलावा वो हमारे जान पहचान
वालों के बीच भी संगीता की बदनामी करने लगे। इन सब बातों से संगीता का आत्मविश्वास खोने लगा और वह एकदम गुमसुम हो गई। फिर धीरे धीरे मनोरोगी हो गई। इलाज के बाद भी खास फर्क नहीं पड़ा। जब आप लोग किसी की बातों में नहीं आए तो किसी तरह आप लोगों के घर रिश्ता करने में हम कामयाब हो गए। मन से हम इस साथ को भी मिटा नहीं सके कि बेटी का घर बसता हुआ देखें। हम यह भूल ही गए थे कि धोखा देकर न आज तक किसी का भला हुआ है न होगा। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप लोगों का जो अपमान हुआ और दिल को जो ठेस पहुंची उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोगों का जितना खर्चा हुआ है वह मैं घर पहुंचते ही ड्राफ्ट द्वारा भेज दूंगा। बस अभी हमें इजाज़त दीजिए। फिर वह कमली से बोले, जाओ कमली, संगीता को ले आओ। यह सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। तभी जाती हुई कमली को रोकते हुए सौरभ भाई बोले, ठहरो कमली, संगीता कहीं नहीं जाएगी। यह सही है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया और हम सबको ठेस पहुंचाई। इसके लिए इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए और सज़ा यह होगी कि आज के बाद इनसे हमारा कोई संबंध नहीं होगा। परंतु इसमें संगीता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक दशा तो ऐसी थी ही नहीं कि वह इन बातों को समझ सके। परंतु मैं तो अपने पूरे होशो हवास में मन प्राण से उसे अपनी पत्नी स्वीकारा है। अग्नि को साक्षी मानकर हर दुख सुख में साथ निभाने का प्रण किया है। कहते हैं जन्म, शादी और मृत्यु सबसे पहले तय होती है। अगर ऐसा होता है तो यही सही। संगीता जैसी भी है अब मेरे साथ रहेगी। मैं अपने सभी परिजनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे मेरे जीवन पथ से विचलित ना करें, क्योंकि मेरे निर्णय अटल है। सौरभ भाई के स्वभाव से हम सब वाकिफ थे। वह जो कहते थे उसे पूरा करने में कोई कसर ना छोड़ते। इसीलिए एकाएक ही मानो सभी को साफ सूख गया। संगीता भाभी के माता पिता सौरभ भाई को लाखों आशीर्वाद देते चले गए। बाकी वहाँ मौजूद सभी नाते रिश्तेदारों में से किसी ने सौरभ भाई को सनकी, बेवकूफ और पागल आदि विशेषणों से विभूषित किया और धीरे धीरे चलते बने। आजकल किसी के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि किसी की व्यक्तिगत बातों और समस्याओं में अपना कीमती वक्त गंवाए। भाभी के आने के बाद मैं बहुत मौज मस्ती करने की योजना मन बना चुकी थी, पर अब तो सब मन ही में रह गई। तीसरे दिन अपने मम्मी पापा के साथ थी। मैंने लौटने का मन बना लिया। दुखी मन से मैंने भुवनेश्वर लौट गई। आने से पहले चुपके से एक रुमाल में सोने की चैन और काने की बालियां कमली को दे आई और मेरे जाने के बाद सौरभ भाई को दे देना। जब उनकी ज़िंदगी में बाहर आई ही नहीं तो मैं कैसे उस तोहफे को कबूल कर सकती थी। सौरभ भाई के साथ हुए हादसे को काकी झेल नहीं पाई और 1 साल के ही अंदर उनका देहांत हो गया। काकी के गम को हम अभी भुला भी नहीं पाए थे कि एक दिन नाक के डसने से कमली का सहारा भी टूट गया। बिना किसी औरत के सहारे के सौरभ भाई के लिए संगीता भाभी को संभालना मुश्किल होने लगा। इसलिए सौरभ भाई ने कोशिश करके अपना तबादला भुवनेश्वर करवा लिया ताकि मैं और मम्मी उनकी देखभाल कर सके। मकान भी उन्होंने हमारे घर के करीब ही लिया था। वहां आकर मेरी मदद से घर व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहले वह संगीता भाभी को अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मैं भी साथ थी। डॉक्टर ने पहले एकांत में सौरभ भाई से संगीता भाभी की पूरी केस हिस्ट्री सुनी। फिर जांच करने के बाद कहा कि उन्हें डिप्रेसिव साइकोसिस हो गया है। ज़्यादा अवसाद की वजह से ऐसा हो जाता है। इसमें रोगी जब तक क्लिनिक अवस्था में रहता है तो किसी को जल्दी पता नहीं चल पाता कि आदमी को कोई बीमारी भी है, परंतु 10 से ज़्यादा दिन तक वह दवा ना ले तो फिर उस बीमारी की परिणति
एक्टिव अवस्था में हो जाती है, जिस पे रोगी को कुछ होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। अपने बाल, अपने कपड़े आदि नोचने फाड़ने जैसी हरकतें करने लगता है। डॉक्टर ने आगे बताया कि एक बार अगर यह बीमारी किसी को हो जाए तो उसे एकदम से जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु जीवन पर्यंत रोजाना इस मर्ज की दवा की एक गोली लेने से समान जीवन जिया जा सकता है। दवाई के साथ ही साथ साइकोथेरेपी से मरीज में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है और यह सिर्फ उसके परिवार वाले ही कर सकते हैं। मरीज के साथ प्यार भरा व्यवहार रखने के साथ साथ बातों और अन्य तरीकों से घर वाले उसका खोया आत्मविश्वास फिर से लौटा सकते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार हमने भाभी का इलाज शुरू कर दिया। माँ तो अपने घर के काम में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए भाई को अनुपस्थिति में भाभी के साथ रहने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और मैं बातों बातों में निरंतर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते कि वह बहुत अच्छी है, सुंदर है और हर एक काम अच्छी तरह से कर सकती है। शुरू में वह नानुकुर करती थी, फिर धीरे धीरे मेरे साथ खुल गई। हम तीनों मिलकर कभी लूडो खेलते, कभी बाहर घूमने चले जाते। लगातार प्रयास से 6 महीने के अंदर संगीता भाभी में इतना परिवर्तन आ गया कि वह हंसने मुस्कुराने लगी, लोगों से बातें करने लगी और नज़दीकियों के बाजार तक अकेली जाकर सब्जी वगैरह खरीद कर लाने लगी। दूसरे लोग उन्हें देखकर किसी तरह से असम्मान नहीं कह सकते थे, यूँ कहे कि वह काफ़ी हद तक सम्मान हो चुकी थी। हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इस बीच ना तो काका और ना ही सौभिक भाई कभी हाल चाल पूछने आए, पर सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए हमने खास ध्यान नहीं दिया। इसके 5 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल दिल्ली चली गई। ससुराल आकर धीरे धीरे मेरे दिमाग से सौरभ भाई की यादें पीछे छूटने लगी, क्योंकि आलोक के अपने माता पिता के इकलौते बेटे होने के कारण वृद्ध सास ससुर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उन्हें छोड़कर मेरा शहर से बाहर जाना मुश्किल था। मेरे ससुराल जाने के 2 महीने बाद ही पापा ने एक दिन फ़ोन किया कि अच्छी नौकरी मिलने के कारण सौरभ भाई संगीता भाभी के साथ सिंगापुर चले गए हैं। फिर तो सौरभ भाई मेरे जहन में एक भूल की हुई कहानी बनकर रह गई। अचानक किसी के हाथ की थपथपाहट मैंने अपने गालों पर महसूस की तो साथ साथ चौंक पड़ी। सामने आलोक को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कहाँ खो गई? कल तुम्हारे प्यारे सौरभ भाई पधार रहे हैं, उनकी स्वागत की तैयारी नहीं करनी? आलोक बोले। वह सौरभ भाई के प्रति मेरे लगाव को अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, तो आपको पता था कि सौरभ भाई का फ़ोन था? हाँ भाई पता है, आखिर वह हमारे साले साहब जो ठहरे। फिर मैंने ही तो उनसे पहले बात की थी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने नहा धोकर सौरभ भाई के मनपसंद दम आलू और सूजी का हलवा बनाकर रख दिया। पूरे का आटा भी गूंथ कर रख दिया ताकि उनके आने के बाद जल्दी से गरम गरम पूरियाँ तल दूँ। आलोक उठकर तैयार हो गए और बच्चे भी तैयार होने लगे। रविवार होने की वजह से उन्हें स्कूल तो जाना नहीं था। कोई गाड़ी घर के बाहर से गुजरती तो मैं खिड़की से झांक कर देखने लगती। आलोक मेरी आकुलाहट देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर जब तक आकर मैंने देखना छोड़ दिया तो अचानक 8:45 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने सदाबहार मुस्कान लिए सौरभ भाई अटैची के साथ खड़े थे। वह वैसे ही थे, बस बदन पहले की अपेक्षा कुछ भर गया था और मूंछ भी रख ली थी। उससे पहली बार मिलने के कारण
बच्चे नमस्ते करने के बाद कुछ सकुचाए से खड़े रहे। सौरभ भाई ने घुटनों के बल बैठते हुए अपनी बाहें पसार कर जब उन्हें करीब बुलाया तो दोनों बच्चे उनके गले लग गए। मैं भाई को प्रणाम करने के बाद दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि वह बोले, अरे क्या अपनी भाभी और भतीजे को अंदर नहीं आने दोगी? मैं हक्की बक्की सी उनका मुंह ताकने लगी क्योंकि उन्होंने भाभी और भतीजे के बारे में फोन पर कुछ ही कहा ही नहीं था। तभी भाभी ने अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ कमरे में प्रवेश किया। कुछ पलों तक तो मैं कमरे से नीचे तक चोटी वाली भाभी को देखती थकी सी खड़ी रही। फिर खुशी से उन्हें के गले लग गई। सभी का एक दूसरे से मिलने मिलाने का दौर खत्म होने और थोड़ी देर बात करने के बाद भाभी नहाने चली गई। फिर नाश्ते के बाद बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए और आलोक तथा सौरभ भाई अपने कामकाज के बारे में एक दूसरे से बताने लगे। थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद जब मैं भी दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में गई तो मेरे मना करने के बावजूद संगीता भाभी भी हाथ बटाने आ गई। सभी हाथों से सब्जी काटती हुई वह सिंगापुर में बिताए दिनों के बारे में बताती जा रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकारा कि अगर सौरभ भाई जैसा पति और मेरी जैसी ननद उन्हें नहीं मिलती तो शायद वह कभी ठीक नहीं हो पाती। भाभी को इस रूप में देखकर मेरा अपराध बोध स्वतः ही दूर हो गया। दोपहर के भोजन के बाद भाभी ने कुछ देर लेटना चाहा। आलोक अपने ऑफिस के कुछ पेंडिंग काम निपटाने लगे। बच्चे टीवी पर स्पाइडरमैन कार्टून फिल्में देखने में खो गए तो मुझे सौरभ भाई से एकांत में बात करने का मौका मिल गया। बहू, तेरे सवाल मेरे मान सपाट पर उमड़ रहे थे जिसका जवाब सिर्फ सौरभ भाई ही दे सकते थे। आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर बैठती हुई मैं बोली, आप मुझे सब कुछ जल्दी से बताइए। मेरी से शादी के बाद क्या हुआ? मैं सब कुछ जानने को लिए बेताब हूँ। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। भैया ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, रंजू, तुम्हारी शादी के बाद कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ जो बताया जा सका। जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी शादी से पहले हुआ था, परंतु आज तक मैं तुम्हें यह नहीं बता पाया कि पुणे में से भुवनेश्वर तबादला में मैंने सिर्फ संगीता के लिए नहीं करवाया था बल्कि इसकी और वजह थी। मैं आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगी। और किस रहस्य का पर्दा उठने वाला है? मैंने पूछा। और क्या वजह थी? माँ के बाद कमली किसी तरह सब संभालते हुए थी, परंतु उसके गुजरने के बाद मेरे लिए जैसे मुसीबतों के कई द्वार एक साथ खुल गए। एक दिन संगीता ने मुझे बताया कि सौविक ने आज जबरन मुझे चुंबन लिया। जब संगीता ने उससे कहा कि वह मुझसे कह देगी तो माफ़ी मांगते हुए सौविक ने कहा कि यह बात भैया को नहीं बताना, फिर कभी वह ऐसा नहीं करेगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मैं तो कभी भी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना भाई कभी ऐसी हरकत कर सकता है। बाबा को मैं इस बात की भनक भी नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए 2 से 4 दिन की छुट्टियां लेकर दौड़ धूप कर मैंने हॉस्टल में सौविक के रहने का इंतज़ाम कर दिया। बाबा के पूछने पर मैंने कह दिया कि हमारे घर का माहौल सौविक की पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। वह कुछ पूछे बिना ही हॉस्टल चला गया क्योंकि उसके मन में चोट था। रंजू, आगे क्या बताऊं? बात यहीं तक नहीं रहती तो गनीमत था, पर वक्त भी शायद कभी कभी ऐसे मोड़ लाकर खड़ा करता है कि अपना साया भी साथ छोड़ता हुआ नजर आता है। मेरी तो कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही थी, पर लोगों को ऐसे काम करते लाज नहीं आती। कमाधी मनुष्य रिश्तों की गरिमा तक को ताक पर रख देता है। उसके सामने जायज़ नाजायज़ में कोई फर्क नहीं होता। एक दिन ऑफिस से लौटा तो अपने कमरे में घुसते क्या देखता है कि संगीता घोर निद्रा में पलंग पर सोई पड़ी थी, क्योंकि तब उसकी दवाई में नींद की गोलियां भी हुआ करती थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। सलवार के एक पैर का
पंचा घुटनों तक सिमट आया था और उसके अनावर्त पैर को काका की उंगलियां जिस बेशर्मी से सहला रही थी, वह नज़ारा देखना मेरे लिए असहाय था। मेरे कानों में सीटियां सी बजने लगी थी। दिल बेकाबू होने लगा। किसी तरह दिल को संयत कर मैं यह सोचकर वापस दरवाजे की ओर मुड़ गया और बाबा को आवाज़ देते हुए अंदर आया, जिससे हम दोनों ही शर्मिंदा होने से बच जाए। जब मैं दोबारा अंदर गया तो बाबा संगीता को चादर उड़ा रहे थे। मेरी ओर देखते हुए बोले, अभी अभी सोई है। फिर वह कमरे से बाहर निकल गए। इस हालत में तुम ही कहो मैं कैसे वहाँ रह सकता था, इसीलिए भुवनेश्वर तबादला करवा लिया। यकीन नहीं होता काका ने ऐसा किया। काकी के ना रहने से शायद परिस्थितियों ने उनका विवेक ही हर लिया था। जो पुत्र वधू को उन्होंने गलत नज़रों से देखा, कहकर शायद मैं खुद को ही झूठा दिलासा देने लगी। भाई आगे बोले, रिश्तों का पतन में अपनी आंखों से देख चुका था। जब रक्षक के भक्षक बनने पर उतारू हो जाए तो वहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इत्तेफाकन जल्द ही मुझे सिंगापुर में एक अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं संगीता को लेकर हमेशा के लिए उस घर से और घर वालों को अलविदा कहकर आया, ताकि दुनिया के सामने रिश्तों का झूठा पर्दा पड़ा रहे। जब मुझे यकीन हो गया कि दवा लेते हुए संगीता स्वस्थ और समान जीवन जी सकती है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर हमने अपना परिवार आगे बढ़ाने का विचार किया। जब मुझे स्वदेश की याद सताने लगी तो इंटरनेट के जरिए मैंने नौकरी की तलाश जारी कर दी। इत्तेफाक से मुझे मनचाही नौकरी दिल्ली में मिल गई तो मैं चला आया और सबसे पहले तुमसे मिला। अब और किसी से मिलने की चाह भी नहीं है, कहकर सोहब भाई चुप हो गए। वह 2 दिन रहकर लापतन नगर स्थित अपने नए मकान में चले गए। मैं बहुत खुश थी कि अब फिर से सौरभ भाई से मिलना होता रहेगा। मेरे दिलों से मानो एक बोझ उतर गया था, क्योंकि हो ना हो मेरी वजह से पतझड़ में तब्दील हो गए मेरे प्रिय और आदरणीय भाई के जीवन में आखिर वसंत आ ही गया। जाते जाते भाभी ने मेरे हाथों में छोटा सा एक पैकेट थमा दिया। बाद में उसे मैंने खोला तो उसमें उनकी शादी के वक्त मुझे दी गई हुई चैन और बालियां के साथ एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन थे, जिन्हें प्यार से मैंने चूम लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।